नमस्कार, मैं हूँ रचना सिंह और आप देख रहे हैं हमारा फोन इन लाइव प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से लगातार हमारी ये कोशिश होती है कि हम आपकी सीधी बातचीत आपके विशेषज्ञ से करवा दें, यानी आप अपने विशेषज्ञ से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। और ये सीधे सवाल आप पूछ सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर से, तो उसे आप नोट कर लीजिए। नंबर है 1800-3456-171। मैं नंबर एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-3456-171 और ये टोल फ्री नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर आपको नज़र भी आ रहा होगा, तो वहाँ से भी देखकर आप हमें कॉल कर सकते हैं। और साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहती हूँ कि कृपया कॉल करने के दौरान अपने टेलीविज़न का साउंड थोड़ा सा कम रखिएगा, ताकि हमारे विशेषज्ञ आपके सवाल को बेहतर तरीके से सुनकर उसका और अच्छी तरीके से जवाब दे पाएँ। अब आते हैं विषय पर। विषय जो है आज का बहुत ख़ास है, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जिनकी रातें जो है ना वो जागते हुए गुजरती हैं, और रात जो है वो बनी है सोने के लिए। लेकिन अब यही मसला है और यही सबसे बड़ी समस्या है। जीवन शैली में परिवर्तन जिस तरीके से हुआ है, उस वजह से उसका असर जो है वो नींद पर लगातार दिख रहा है। कई बार आप रात में बस पंखे देखते हुए जागते रहते हैं, कई बार आप बेफिजूल की शायद बहुत सारी चीज़ें सोच रहे होते हैं, कई बार आप मोबाइल देख रहे होते हैं और आपको पता ही नहीं चलता है कि सोने का समय शायद ख़त्म हो गया और उठने का समय हो गया। जी हाँ, आप 3 बजे 4 बजे तक आप लगातार जगे रहते हैं, और जगे रहने से और ये जो स्लीप की जो समस्या है, यानी नहीं सोने की ये जो समस्या है, ये एक गंभीर बीमारी का भी रूप ले सकती है। तो लंबे समय में यही एक समस्या जो है बहुत बड़े तरीके से आपके सामने आती है। तो अनिद्रा जो है वो, यानी कि स्लीप का डिस्टर्ब होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या और रोग की तरह है। और इसी विषय पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि इस विषय को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। और जिस विशेषज्ञ से हम इस विषय पर सारी बातचीत करने वाले हैं, उनके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि उन्होंने इस तरफ एक मुहिम शुरू की है, एक जागरूकता अभियान शुरू किया है। उन्होंने अपने तरफ से कोशिश की है कि बिहार में नींद संबंधी समस्या को लेकर के भी कोई बातचीत हो, उस पर उसके भी कोई एक्सपर्ट हो जो उस पर काम करे। जी हाँ, आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में जुड़ रही हैं डॉक्टर रूपम रंजन, जो सोमनोलॉजिस्ट हैं, यानी निद्रा रोग विशेषज्ञ हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। मैम, कार्यक्रम में हम बातचीत का सिलसिला तो शुरू करेंगे, लेकिन ये नींद क्या है हम ये समझना चाहते हैं, और नींद क्यों ज़रूरी है एक इंसान के लिए, इसके बारे में ज़रूर बताइए। नींद एक प्राकृतिक और सामान्य प्रक्रिया है जो हमारे जो बाहरी उत्तेजनाओं से हमें कुछ देर के लिए वो कट ऑफ कर देता है, जिससे कि हमारे शरीर और मस्तिष्क दोनों को आराम मिलता है। अच्छा। नींद के बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ हैं, और एक मैं पहले बताना चाहूँगी कि मतलब अच्छे सेहत के 3 जो है वो महत्वपूर्ण कड़ी हैं। उसमें पोषण आता है, व्यायाम और एक अच्छी नींद। तो पर्याप्त नींद अच्छी सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और नींद के जो स्वास्थ्य लाभ हैं वो इस तरह है कि मान लीजिए जिस समय हम सो रहे हैं उस समय हमारे शरीर का विकास बहुत अच्छी तरह से होता है, क्योंकि एक ग्रोथ हार्मोन एक हार्मोन है जो इस समय सबसे ज़्यादा रिलीज होता है, और बच्चों का विकास इस समय सबसे ज़्यादा होता है। दूसरा है कि एक लेप्टिन एक हार्मोन है जो कि स्लीप साइकिल से रिलेटेड है, और ये हमारे शरीर में वजन को, यानी कि वेट मैनेजमेंट करता है। अच्छा। और ओबेसिटी या के जो बीमारी आजकल काफ़ी कॉमन है कि वजन बढ़ने की, और वो बहुत सारी बीमारियों को वो पैदा करती है, उसको ये कंट्रोल करता है। तीसरा है एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है कि जैसे किसी शरीर में बहुत सारे टॉक्सिक और वेस्ट मटेरियल्स बनते हैं, उसी तरह हमारे मस्तिष्क में भी बनते हैं। अच्छा। तो ब्रेन वेस्ट को और टॉक्सिक मटेरियल्स को ये सिस्टम सबसे ज़्यादा एक्टिवेटेड होता है नींद के समय। इसके अलावा जो हृदय है, हार्ट है हमारा, वो सुचारू रूप से एक अच्छी नींद के द्वारा ही चल सकता है। और हार्ट अटैक्स और हृदयाघात के उन लोगों में ज़्यादा कम संख्या में पाए जाते हैं जो कि अच्छी नींद लेते हैं। फिर हमारे स्मरण शक्ति को, हमारे कंसंट्रेशन को, ये सबको नींद बहुत सुचारू रूप से चलाने में मदद करती है। यानी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जितनी आपने जो 3 चीज़ें आपने कही, उसमें नींद भी बहुत प्रमुखता से आता है, और उस पर बात भी होनी चाहिए। तो हम बातचीत के सिलसिले में जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि नींद कितनी लेनी चाहिए, या नींद को कितना हम माने कि ये कितने समय ड्यूरेशन के लिए होना चाहिए, इस पर हम आएंगे मैम। लेकिन उससे पहले हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर एक कॉलर जुड़ रहे हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हाँ, नमस्ते सर। मेरा नाम है नंद मिश्रा, 12 उत्तर प्रदेश से।
मैं जानना ये सेहतमंद रहने के लिए हमें नींद लेना चाहिए बिना तनाव के, जैसे रात में हमें कितना लेना है, दिन में कितनी लेनी है। और दूसरी चीज जो नई जनरेशन है, ये मोबाइल के चक्कर में इसको पता नहीं चलता, रात से सुबह हो गई, ये नींद पूरी नहीं ले पाते, तो किस प्रकार से नींद में ढाला जाए? जी जी, मैं वही जानना चाह रहे हैं कि नींद की ये जो समस्या है वो उस पे ही वो जानना चाह रहे हैं, और ये जो आज की यूथ की वो चर्चा कर रहे हैं कि जो लगातार मोबाइल देख रहे हैं तो उससे नींद कितनी डिस्टर्ब हो रही है। हाँ, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि नींद कितनी लेनी चाहिए, हाँ, फिर मैं उस पर आऊँगी कि कितना उसमें अवरोध हो रहा है। तो नींद का जो है वो हर एक उम्र के वर्ग के हिसाब से ये बटा हुआ है कि नींद कितनी लेनी चाहिए। जैसे नवजात शिशु है तो वो 14 से 16 घंटे तक सोता है। अच्छा। अब छोटे बच्चे हैं उनका 8 से 10 घंटे तक में भी काम चल जाता है। वयस्क को कम से कम 6 से 7 घंटे नींद लेनी चाहिए। अच्छा, पर कुछ लोगों का क्या है, हमारे जो पॉपुलेशन के 5% लोग ऐसे भी हैं जो 4 से 5 घंटे सोकर भी अपना काम वो नॉर्मली फ्रेश होकर चला लेते हैं। तो मैं एक बात बताना चाहूँगी कि नींद की क्वालिटी भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा। जैसे ड्यूरेशन के साथ साथ क्वालिटी भी बहुत जरूरी है कि अगर हम 4-5 घंटे ही सो रहे हैं और वो हमारे हेल्थ के लिए सफिशिएंट है, हम फ्रेश फील कर रहे हैं, अच्छा। किसी तरह हमारे हेल्थ को अफेक्ट नहीं कर रहा है, तो वही काफ़ी है। लेकिन आमतौर पे 6 से 7 घंटे की नींद लेनी चाहिए। और अच्छे नींद के सुझाव में तो ये है कि अगर आपको जितने भी आपके मोबाइल गैजेट्स हैं, टीवी है, कंप्यूटर हैं, नींद के 2 घंटे के पहले कोशिश करनी चाहिए कि हम इनके कांटेक्ट में ना रहें। हाँ मैम, जो हम एक जिक्र हमेशा करते हैं, जो एक आइडल नींद की बात करते हैं, जो अभी आप कह रही हैं कि 6 से 7 घंटे होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग हो सकता है कि 4 घंटे में भी अपनी नींद पूरी कर लेते हैं। ये कैसे पता चलेगा कि नींद पूरी हो गई है? क्या इसके भी कुछ बिल्कुल सिम्टम्स या चीजें नजर आती हैं? नींद की कमी के जो लक्षण हैं उससे ये पता चलेगा कि मान लीजिए कि अगर हमें चिड़चिड़ापन हो रहा है सवेरे जागने पे, या सर दर्द हो रहा है, या हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, ये सब अल्पकालिक जो संकेत है वो है। मान लीजिए कि किसी कारण से हम लगातार 7-8 दिन नहीं सो पाए तो ये हो सकता है। पर यही दिनचर्या अगर हम बहुत लंबे समय तक रखेंगे तो इसका जो लंबा प्रभाव है वो बहुत ही इसका कुप्रभाव है। अच्छा। जैसे कि वो है कि ऐसे लोगों में टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस, मतलब एक जो मधुमेह की बीमारी होती है, वो हो सकता है। ओबेसिटी, जो मैंने बताया कि लेप्टिन एक हार्मोन है जो नींद के समय इसको बैलेंस्ड करता है, तो ओबेसिटी हो सकती है। हार्ट अटैक्स के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। हाइपरटेंशन, मतलब हाई बीपी के पेशेंट्स हो सकते हैं। दूसरा है कि इसमें भूलने की बीमारी, अल्जाइमर्स डिजीज जिसको बोलते हैं, डिमेंशिया की बातों को भूलने की बीमारी, या फिर मानसिक अवसाद, डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। तो मतलब ये तो मैं लॉन्ग टर्म का बात बता रही हूँ, लेकिन जैसे मेरी नींद पूरी नहीं हो पा रही है, इसके बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस हम लोग अपने पेशेंट से पूछते हैं कि आपको जब आप सोने जाते हैं तो आपको सोने में कितना समय लगता है, सोने में कठिनाई तो नहीं आ रही है आपको, कितनी देर बाद आप सो पाते हैं बिस्तर पर जाने के बाद, फिर है कि आप रात में कितनी बार जागते हैं, आप खराटे तो नहीं लेते हैं। तो इस तरह की जो क्वेश्चंस है, और फिर सुबह उठते हैं तो क्या आप फ्रेश महसूस करते हैं, या आपको चिड़चिड़ापन होता है, या थकावट महसूस होती है, तो ये पता चलता है कि हमें जो जितना नींद मिलना चाहिए वो पर्याप्त नहीं मिल पा रही है। यानी पर्याप्त नींद नहीं मिलने के ये सारे लक्षण हैं जो हाँ। कुछ ऐसे सीवियर लक्षण भी हैं क्या? क्या कुछ ऐसी क्रॉनिक समस्याएं भी हैं जो नींद से संबंधित हैं, जो अगर लंबे समय तक, जैसा कि अभी आप जिक्र कर रही थी कि अगर एक हफ्ते 10 दिन की बात है तो कोई बात नहीं, अल्पकालिक तो बहुत सारा होता है कि कभी एग्जाम है किसी स्टूडेंट्स के, या कभी कोई वैसा चीज हुआ कि हमारा रूटीन अल्टर्ड है, तो वो तो ये है। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सबसे पहले तो ब्रेन में बहुत तरह के, जैसे मैंने बताया कि भूलने की बीमारी, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, बातों पे कंसंट्रेट ना करना, अल्जाइमर्स डिजीज हो सकता है, फिर स्ट्रोक हो सकते हैं, बहुत सारे क्रोनिक डिजीजेस का कारण बन सकता है। मैम, हमारे शरीर में नींद कैसे नियंत्रित होती है, उसके नियंत्रण का क्या तरीका है, और उसे आप कैसे समझाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? हाँ, मैं ये आम भाषा में समझाना चाहूँगी कि नींद एक ऐसी प्रक्रिया है ना, जो 2 प्रक्रिया हमारे शरीर में चलती है जो कि इसको रेगुलेट करती है। तो एक है सर्काडियन रिदम होता है। अच्छा। मतलब एक जैविक घड़ी है जो 24 घंटे हमारे शरीर में चलते रहती है। तो ये बताती है कि हमें कब सोना है और हमें कब जागना है। अच्छा। तो एक मेलाटोनिन एक हार्मोन है, ये जब प्रकाश कम जाता है, लाइट कम जाता है, तो इसका
सिक्रीशन ज़्यादा होता है हमारे पीनियल ग्लैंड से, तो ब्रेन में ये हमें बताता है कि अब हमें सो जाना चाहिए, और फिर इंसान सो जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है कि सुबह में जब हम जागते हैं तो कॉर्टिसोल एक हार्मोन है जिसका स्तर बढ़ जाता है। तो इसी तरह से एक स्लीप ड्राइव होता है, मेनली दो चीज़ नींद को रेगुलेट करते हैं, एक सर्काडियन रिदम है और एक स्लीप ड्राइव है। तो स्लीप ड्राइव है कि दिन भर हमारे शरीर में जो बहुत ही तरीके के मतलब केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उससे एक एडेनोसिन एक हार्मोन है वो रिलीज होता है। तो उसका जब लेवल बढ़ जाता है तो हमें फिर नींद मतलब ये फील आता है कि अब हमें सो जाना चाहिए, और जैसे जैसे उसका स्तर बॉडी में घटने लगता है तो फिर हम जागने की तरफ प्रक्रिया जाते हैं। तो ये दोनों जो सर्काडियन रिदम और स्लीप ड्राइव है और जो हार्मोन्स मैंने बताया अभी, ये सब मिलकर हमें ये बताते हैं कि हमें कब सोना है और कब जागना है। जी। इसके अलावा नींद का एक चक्र होता है कि जैसे दो तरह होता है, एक नॉन रेम होता है नींद जिसमें कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट जिसको बोलते हैं, और एक रेम होता है जिसको रैपिड आई मूवमेंट बोलते हैं। तो रैपिड आई मूवमेंट में आंखों की जो मूवमेंट होता है वो ज़्यादा होता है। तो नींद जो हम जाते हैं तो पहले हम नॉन रेम स्लीप में जाते हैं, उसके 3 चरण होते हैं। एक है कि वो हल्की नींद हुई, फिर उसके बाद थोड़ी गहरी, और एक ज़्यादा अत्यधिक गहरी जो डीप स्लीप हुआ। और रेम स्लीप जो हुआ उसमें वो हम जो सपने वगैरह देखते हैं या बहुत तरह के जो नींद संबंधी विकार है पैरासोमनियास, वो रेम स्लीप में होता है। तो अगर हम पूरी ये 90 से 120 मिनट का चक्र चलता है, और अगर हम मान लीजिए कि 8 घंटे की हम नींद ले रहे हैं तो ऐसे उस पूरे नींद के दौरान हमारे ये 4 से 5 चक्र ऐसे चलते हैं। तो हमारे शरीर में नींद इस तरह से ही रेगुलेट होती है। जी मैम, एक सवाल यहाँ मेरे मन में आ रहा है कि जैसे कभी कभी होता है कि हम 8 घंटे बेड पे ही रहे, क्योंकि हम बेड पे होने को भी मान लेते हैं कि हम तो सो ही रहे हैं, लेकिन जो आप ये कह रही हैं इस साइकिल में अगर कुछ डिस्टर्ब होता है, कभी कभी होता है कि हम 8 घंटे के बाद भी लगता है कि हम फ्रेश नहीं हैं, या फिर पूरे समय हम शायद सपना ही देख रहे थे, या शायद हम जगे ही हुए थे, इसे आप कैसे समझाना चाहेंगी? इसमें देखिए नॉर्मल जो है वो पैटर्न 90 से 120 मिनट पे वो चक्र चेंज होता है। अच्छा। नॉन रैम उसका तीनों स्टेप आया, स्टेप 1 2 3 और फिर रैम। लेकिन अब जैसे मान लीजिए आप कभी किसी बातों से मेंटली ऑक्यूपाइड हैं, कभी हम परेशान हैं, कभी हमें किसी सुबह उठ के हमें कुछ वैसा अर्जेंट काम करना है, तो ब्रेन हमारा अलर्ट मोड में है, तो उस समय मे बी कि थोड़ा वेरिएशन हो सकता है। मैम, अभी आप नींद के चरण की अभी चर्चा कर रही थी और अभी हम उस पर बात कर रहे थे। एक और चीज़ हम समझना चाहेंगे कि क्या किसी चीज़ के डेफिशिएंसी के वजह से भी नींद ना आने की कोई समस्या हो सकती है? हाँ, एक्चुअली क्या है कि बैलेंस डाइट का बहुत रोल है। ऐसा कहा गया है कि कुछ विटामिन ए, विटामिन डी की कमी से भी नींद नहीं आती है। अच्छा। तो हमारा संतुलित आहार भी बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा मतलब लाइफस्टाइल में आजकल योगा या एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ये सब भी ज़रूरी है। तो वैसे मतलब एज सच कुछ विटामिन के ही कमी से ये देखा गया है कि ऐसा इसका कोरिलेशन हो सकता है। बाकी कुछ क्रोनिक डिजीजेज हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा डिजीज चला आ रहा है जिसमें जो थोड़ा पेनफुल हो, तो वो सब तो नींद के कमी के कारण, उसके कारण नींद नहीं आती है। जी जी मैम, एक और बात समझना चाहेंगे, चूंकि हम क्रॉनिक की तरफ अभी बात भी कर रहे हैं, तो नींद संबंधी जो विकार और बीमारियां हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं? क्या वो किसी बीमारियों के साथ एड ऑन तरीके से भी हो सकती हैं कि कई बार होता है कि हमें किसी और चीज़ की समस्या है लेकिन उसके साथ एक नींद की भी समस्या जुड़ गई है, उसे कैसे आप देखती हैं? पहले तो मैं ये बताऊंगी कि नींद की विकार क्या है, फिर मैं उसकी बीमारी के ऊपर आऊंगी। तो अभी जिस नॉर्मल स्लीप पैटर्न की हम बात कर रहे थे, अच्छा। अगर उसमें कोई भी अल्टरेशन किसी भी कारण से होता है तो वो नींद का विकार है। आजकल सुकून की नींद तो सबको चाहिए, लेकिन आजकल के भाग दौड़ के ज़िंदगी में वो सुकून की नींद हो नहीं पाता, क्योंकि सब लोग स्ट्रेस स्ट्रेन में हैं और बहुत तरह का, जैसे आजकल वेरिएशंस है, कुछ लोग मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं तो उनको रातों में जागना पड़ता है। तो ये आंकड़ों के अनुसार अभी मतलब 20 से 70 साल के लोगों के बीच में करीब 50% लोग किसी न किसी तरह की नींद के विकार या उसकी समस्या से ग्रसित है। 50%? हाँ बिल्कुल। तो एक्चुअली क्या है ना, ये अर्बन एरियाज में ज़्यादा देखा जाता है। अच्छा। अब ये भी हम कहेंगे कि होता क्या है कि अभी भी लोग इस प्रॉब्लम को एक बहुत गंभीर समस्या नहीं समझते हैं। वो तब अपने डॉक्टर से इस समस्या को लेके मिलने आते हैं जब उनको डे टू डे लाइफ में बहुत परेशानी होने लग जाती है। बहुत लोग इस तरह की समस्याओं को या तो सोशल स्टिग्मा कि लोगों को बताएं ना बताएं, या फिर इलाज का ज़रूरत है या नहीं है, ये अवेयरनेस ही बहुत कम है लोगों में। तो अब मैं बताना चाहूँगी कि नींद संबंधी विकार और
बीमारियां क्या क्या हैं। तो पहला तो है अनिद्रा। अनिद्रा, हम अगर सोने में कठिनाई हो रही है, हम सो नहीं पा रहे हैं या बिस्तर पे हम गए और 30 मिनट तक या उससे ज़्यादा हमें नींद नहीं आ रही है, अच्छा। तो ये मान के चलना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमें अनिद्रा की बीमारी है, जिसको कि इंसोम्निया बोलते हैं मेडिकल टर्म में। अब इसके अपोजिट एक हाइपरसोम्निया हो गया, जो हमें अत्यधिक नींद आ रही है। इंसोम्निया में हमें नींद आने में परेशानी हो रही है, लेकिन हाइपरसोम्निया में हमें ज़रूरत से ज़्यादा नींद आ रही है। ठीक है, तो क्या वो डिप्रेशन का भी लक्षण हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा। और उसके बाद है कि नार्कोलेप्सी एक बीमारी होती है, जिसमें दिन में जैसे आप ऑफिस आवर्स में हैं, आप काम कर रहे हैं, उस समय आपको ज़्यादा नींद आ रही है। कभी कभी ये ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, कोई इंसान अगर ड्राइव कर रहा है उस बीच अगर इसको नींद आ गई तो वो सब कभी कभी खतरनाक भी साबित हो जाता है। फिर एक है पैरासोम्निया, इसमें आता है नींद में चलने की बीमारी और बेड वेटिंग। बहुत सारे बच्चे जो नींद में बेड पेशाब करते हैं, वो सब इस पैरासोम्निया में आता है। और एक है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, नींद के हम गहरी नींद में सो रहे हैं लेकिन पैरों की हरकत, ऐठन, अच्छा। वो सब उस समय ज़्यादा होता है। फिर आजकल के जो लाइफस्टाइल है उसमें जैसे ओबेसिटी बहुत बढ़ रही है, तो एक स्लीप एपनिया जो है वो अभी सब बहुत ज़्यादा कॉमन है। अच्छा। स्लीप एपनिया वो एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि जिस समय हम सोते रहते हैं तो सोने के दौरान हमारा जो एयरवे है, वायु मार्ग है, वो किसी न किसी कारण से अवरुद्ध होता है और हमें सांस लेने में परेशानी होती है। ये पूरी नींद के दौरान कभी एक बार, 2 बार या कई बार भी हो सकता है। तो मैम, हम आपको रोकना चाहेंगे, टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ एक कॉलर और जुड़ रहे हैं। हेलो। हेलो जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। मैम, मेरा नाम राकेश है, मैं यूपी से बोल रहा हूँ। जी राकेश जी, अपना सवाल पूछिए, स्वागत है आपका। मैम, मेरा ये सवाल है कि स्टडी करते समय अपने नींद को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं और टाइम मैनेजमेंट का कैसे कर सकते हैं मैम? आपको जैसे जो एक नॉर्मल स्लीप लेना चाहिए 6 से 7 घंटे का, वो लेना है। अगर बहुत लोगों का स्टडी का पैटर्न होता है कि उन्हें लेट नाइट ही ज़्यादा बातें रिटेन होती है पढ़ाई की, तो वो अब जैसे 3-4 बजे तक आप पढ़ रहे हैं तो आप 4 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक कंटिन्यूअस सोइए, तो आपको पर्याप्त नींद मिल जाएगी। यानी वो इसी तरीके से उसको मैनेज करना। हाँ। जी मैम, हम बीमारियों पे चर्चा कर रहे थे। हाँ। तो मैं आपको स्लीप एपनिया के बारे में बता रही थी, जो कि आजकल बहुत कॉमन बीमारी है। तो स्लीप एपनिया में एक है आपका 2 तरह का होता है, एक ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया और एक सेंट्रल स्लीप एपनिया। अच्छा। तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है कि कभी जैसे हमारे जैसे बहुत सारी कॉमन बीमारीज है, टॉन्सिल होती है, टॉन्सिलाइटिस, एडेनोइड्स, या फिर किसी साइनोसाइटिस, किसी तरह से हमारा जो रेस्पिरेटरी वे है उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, तो वो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कराती है। और सेंट्रल स्लीप एपनिया है कि हमारे ब्रेन से हमारे जो सांस लेने वाली मांसपेशियां हैं उनको सिग्नल किसी कारण से नहीं मिल पाता, जिससे कि सांस रुक रहा है। तो अब ये सब जो बहुत सारे जो विकार हैं नींद संबंधित या बीमारियां, उनका पहले हम लोगों का डायग्नोसिस बनाना जरूरी है कि कौन सी बीमारी है ये, फिर उसके हिसाब से उसका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो हम लोग शुरू करते हैं। जी मैम, तो इसमें अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है, और ज़रा हम ये भी थोड़ा जानना चाहते हैं कि पेशेंट किस कंडीशन में आपके पास आते हैं, कि क्या उनकी समस्या क्रॉनिक लेवल पे चली जाती है या बड़ी हो जाती है तब आते हैं, या वो ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि उनके साथ समस्या है और कब उनको डॉक्टर से मिलना चाहिए? आप क्या सजेस्ट करती हैं कि डॉक्टर से मिलने का सही समय क्या है? आमतौर पे हम लोग अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखते हैं कि जब एकदम क्रोनिक स्टेज हो जाता है, जब एकदम रात में उनको एकदम बहुत ये प्रॉब्लम है कि खराटे की बीमारी बहुत बढ़ गई है, या उनके आसपास के जो फैमिली मेंबर्स हैं जब वो बोलते हैं कि इनके खराटे से हम लोगों को परेशानी होने लगी है, या उनकी रात में नींद कई बार टूटने लगी है सांस रुकने से, या कि जब वो बिल्कुल उस स्टेज पे पहुंचते हैं तब वो इसको एक समस्या मानते हैं और तब वो अपने डॉक्टर के पास आते हैं। लेकिन अगर मतलब अवेयरनेस यही जगाने के है कि जैसे मैं पहले बताऊंगी कि इसकी कैसे डायग्नोसिस होती है और उसके बाद इसके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है। तो मतलब जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, अगर ये बहुत शुरुआती स्टेज में जैसे समस्या होना स्टार्ट हुआ उस समय आप अपने डॉक्टर से मिलेंगे, तो फिर मैं बहुत लोग हैं कि डायरेक्ट स्लीपिंग पिल्स पे जाते हैं, तो मुझे लगता है उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके बहुत सारे और भी थेरेपी हैं, उसी से हम इस प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं। जी। तो अभी स्लीप स्टडी, नींद अध्ययन, या जिसको मेडिकल टर्म में पॉलीसोम्नोग्राफी बोलते हैं, अच्छा, वो एक टेस्ट होता है जिससे कि ये पता चलता है कि किस तरह की नींद की समस्या से इंसान ग्रसित है। तो इस टेस्ट के बारे में मैं थोड़ा ब्रीफ करना चाहूँगी।
तो ये है कि पेशेंट को हम लोग बुलाते हैं कि आपको ये 2 तरह का, इसके लेवल्स अलग अलग हैं। इस स्लीप लैब है ये, जैसे जो आपके स्लीप के डॉक्टर हैं उनके लैब में भी ये होता है क्लिनिक पे, और या फिर ये बहुत लोग हैं कि जो ज़्यादा बीमार है, क्रोनिक पेशेंट है, तो घर पे भी ये हो सकता है। अच्छा। तो जो ये स्लीप लैब में होता है उसको लेवल 1 है वो पॉलीसोमनोग्राफी का, और लेवल 2 और 3 घर पे भी हो सकता है। तो उसके पहले हम पेशेंट्स को कुछ निर्देश देते हैं कि आपको मतलब टेस्ट के 6 घंटे के पहले आपको किसी भी तरह का कैफीन नहीं लेना है, स्मोकिंग, अल्कोहल वगैरह नहीं लेना है, सुपाच्य भोजन करके आना है, और उसके बाद अपने कंफर्टेबल ड्रेस में आइए, और सर को पे कोई भी तेल वगैरह नहीं लगा होना चाहिए, क्योंकि इस टेस्ट के दौरान हम लोग इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं शरीर के कई भाग में। जैसे सिर पे लगाते हैं तो वो ब्रेन के मस्तिष्क तरंगों को पढ़ता है, जिसको कि ईईजी बोलते हैं। आंखों में लगाते हैं तो वो इलेक्ट्रो ऑक्यूलोग्राफ होता है जो आंखों की एक्टिविटीज को रीड करता है। नाक में जो सेंसर्स होते हैं वो रेस्पिरेटरी रेट को देखते हैं, और इसी तरह पल्स ऑक्सीमीटर ऑक्सीजन लेवल को देखता है, हार्ट रेट को देखा जाता है, और हाथ पैर में लगाए जाते हैं जो इलेक्ट्रोड्स, वो हमारे हाथ पैर और शरीर के गतिविधियों को नींद के दौरान नापता है। अच्छा। तो इन सब चीज़ों से हम 6 से 7 घंटे पेशेंट्स को, जो उनका नॉर्मल स्लीप पैटर्न है, सोने बोलते हैं, और उस दौरान का उनका सारा जो डेटा है और उसके ग्राफ के अकॉर्डिंग हम ये फिर ये पता चलता है कि ये किस तरह की बीमारी से ग्रसित हैं, और उसकी सिवियरिटी क्या है, वो बीमारी माइल्ड है कि मॉडरेट है कि सीवियर है, और कौन सी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में उस पेशेंट को जाना चाहिए। अगर वो बहुत हल्के फेज में है तो फिर हम उसको स्लीप थेरापी बताते हैं, CBT बताते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी, कि मतलब नींद के दौरान आपका व्यवहार क्या होना चाहिए, आपका सोच क्या है। आप डिप्रेशन में कुछ सुझाव उनको देते हैं कि सोने के पहले आपको 2 घंटे पहले आप खाना खा लें, थोड़ा हल्का व्यायाम करें, और उसके बाद अपने जितने भी टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल गैजेट्स हैं उनसे दूर रहें। कोई भी इस तरह के कैफीन वगैरह जो नींद को तोड़ती हो ऐसी चीज़ का सेवन ना करें। कमरे का जो लाइट है उसको थोड़ा कम रखें, और कुछ अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, कुछ अच्छी म्यूजिक सुन सकते हैं, मतलब माहौल सूदिंग होना चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी है कि सोने का एक नियमित, कभी कभार अगर रूटीन चेंज हो जाए तो अलग बात है, नहीं तो एक नियमित समय पर ही सोना चाहिए और नियमित समय पर ही जागना चाहिए। वो स्लीप साइकिल अपना मेंटेन करने की कोशिश करनी चाहिए, और कभी कभार तो सबका रूटीन चेंज होता है, वो अलग बात है। तो इन सब बातों की हम लोग उनको ट्रेनिंग देते हैं। उसके अलावा है कि मेडिटेशन का क्या इम्पोर्टेंस है, योगा का क्या, बैलेंस डाइट का क्या इम्पोर्टेंस है, और भी स्लीप से रिलेटेड जो थेरापी है वो उनको दिया जाता है। जी। कुछ नींद की समस्याएं हैं जो कि क्रोनिक डिजीजेस से, जैसे मैंने बताया कि उससे रिलेटेड है, तो उसमें कभी कभी स्लीपिंग पिल्स भी देने की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा। और स्लीप एपनिया जो है, स्लीप एपनिया में वो जो थेरापी होता है उसमें हम लोग कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर देते हैं, क्योंकि उसमें तो सांस अवरुद्ध होता है, तो मास्क के द्वारा पेशेंट को नींद के दौरान हम लोग एयर प्रेशर से उनके सांस को मेंटेन रखते हैं। आजकल मार्केट में बहुत सारे ऑटोमेटिक भी आ गए हैं ये मशीन, जो कि खुद ही वो रीड कर लेते हैं कि कब सांस की ज़रूरत है वैसे मरीजों में, कब नहीं है। और जब बहुत जटिल समस्या आती है तभी इसमें सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है। जी मैम, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, स्वागत है आपका। अपना नाम बताइए और सवाल पूछे। जी मैडम, मेरा नाम हुआ अमरनाथ। जी स्वागत है, सवाल पूछे। सवाल ये है मैडम जी जी सवाल है मैडम कि नींद के समय खर्राटे लेना कोई बीमारी का लक्षण है? हाँ बिल्कुल, नींद के समय इस पर तो हम लोग काफी बात भी की है, कर चुके हैं। नींद के समय खर्राटे लेना बिल्कुल ही नॉर्मल नहीं है, और अगर ऐसी समस्या से आप ग्रसित हैं तो आपको जरूर अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए इसके लिए। जी। मैम वापस हम उस सवाल पर आना चाहेंगे, जैसे आपने कहा कि अगर हम बेड पे जाते हैं और आधे घंटे तक नींद नहीं आती है तो हम मानते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, लेकिन ये भी एक बताइए कि ये समस्या कितने लंबे समय तक चलेगी तो हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ेगी? 1 महीने तक। अच्छा ठीक है, ये 1 महीने। और एक और बहुत अहम सवाल है, ये जो ओवर द काउंटर मेडिसिन लेने का जो कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ, जहाँ हमें किसी भी तरीके की कोई समस्या होती है तो हम उसके लिए दवाई ले लेते हैं, ऐसे में स्लीपिंग पिल्स लेना या जो नींद की दवाई होती है वो लेना कितना खतरनाक हो सकता है, और उसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और उससे क्या समस्याएं हो सकती हैं, इस पर भी ज़रूर बताइए। स्लीपिंग पिल्स जो है वो एकदम अंतिम उपाय है जो कि लेना चाहिए किसी को, लेकिन आम तौर पे हमारे यहाँ किसी बात को किसी
छोटी सी एंग्जाइटी भी होती है तो लोग जाकर स्लीपिंग पिल्स ले लेते हैं, आज नींद नहीं आ रहा है तो आराम से दवा खा के गोली खा के सो जाते हैं। तो इसका कितना लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट है, ये हमारे कॉग्निटिव बिहेवियर यानी कि हमारे सोचने समझने की शक्ति को ही धीरे धीरे खत्म कर देता है। अच्छा। हमारे शरीर को शिथिल कर देता है और मतलब एक तरह से हम जो भी एक्टिव इंसान है उसको बिल्कुल इनएक्टिव बना देता है। और ब्रेन पे इसके बहुत सारे कुप्रभाव है, लोग उसको समझते नहीं हैं। मैं यही बार बार बताना चाहती हूँ कि स्लीपिंग पिल जो है वो बिल्कुल अंतिम उपाय है। पहले आप जितने भी तरह के अपने स्लीप थेरेपी और अपने लाइफस्टाइल चेंजेस से अगर इस चीज़ से बाहर आ सकते हैं तो वो सबसे अच्छा है जी। और अगर आपको स्लीपिंग पिल लेनी भी है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके लें और डॉक्टर आपको जब जितना कहते हैं उतना ही लें। एक और बात हम समझना चाहते हैं मैम कि क्या ये नींद से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, अनिद्रा से संबंधित जो समस्या है, क्या ये पूरी तरीके से ठीक हो सकती हैं? हाँ बिल्कुल, पूरी तरीके से ठीक हो सकती है अगर हम सही समय पे अपने डॉक्टर से मिले तो। अच्छा। अब अगर बहुत क्रोनिक स्टेज में हम पहुंचेंगे तो फिर वो बिल्कुल कंट्रोल तो हो जाएगा, लेकिन इसमें बहुत संयम की भी ज़रूरत है, बहुत पेशेंस के साथ लाइफस्टाइल जो भी बताया जाता है वो मॉडिफिकेशंस करना होगा। और जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी जटिल समस्याओं में कभी कभी सर्जरी कराना पड़ता है। अच्छा। तो उसमें कुछ 5-10% रेसिडुअल बच जाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी समस्याओं का निदान हो जाता है। एक और आखिरी बात हम आपसे समझना चाहते हैं कि मैम इसे थोड़ा कंक्लूड कीजिए, कब सोएं, कितना सोएं और कब समझें कि अगर ठीक से नींद नहीं पूरी हुई है तो उसके लिए क्या करें। ये जो अभी आपने नींद की जो पूरी प्रक्रिया बताई और जो साइकिल बताया उसे थोड़ा एक बार हमारे दर्शकों के लिए ज़रूर ब्रीफ कर दीजिए। हाँ वैसे तो देखिए हमारा जो पहले से पुराना जो चला आ रहा है वो सबसे हेल्दी लाइफस्टाइल होता है कि 8 बजे खा लें 10 बजे सो जाए, लेकिन आज के समय में वो पॉसिबल नहीं है। तो आप जब भी आप सोने जा रहे हैं तो एटलीस्ट ये फॉलो करना चाहिए कि जो मैंने बताया कि सोने के 2 घंटे पहले अपने दिमाग को एक कंफर्ट जोन में देना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि सोने टाइम तक एकदम हम टेंस माहौल में हैं या कुछ काम कर रहे हैं, या आजकल होता है लोगों को बहुत एडिक्शन हो गया है मोबाइल का, कुछ नहीं है तो कुछ इंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं, तो उन सब बातों को अवॉइड करना चाहिए और पर्याप्त नींद 6 से 7 घंटे लेने की कोशिश करनी चाहिए। अगर कम में भी आप फ्रेश फील करें, जैसे मैंने बताया कि 5% पॉपुलेशन को 4-5 घंटे में भी वो लोग बिल्कुल उनके लिए सफिशिएंट होता है, तो एक क्वालिटी ऑफ नींद आप लें जो कि इंटरप्टेड ना हो और जिससे कि आप अपना पूरा अगले दिन का दिनचर्या आपका डिस्टर्ब ना हो। मैम आप हमारे कार्यक्रम में आई, इस समस्या को आपने एड्रेस किया और इस समस्या पर आपने इतनी अच्छी जानकारी दी और नींद से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं और सिर्फ एक जीवन शैली में बदलाव से कैसे बहुत सारी समस्याओं को उसके क्रॉनिक रूप में पहुंचने तक या उसके सीवियर होने तक से पहले ही रोका जा सकता है, इस विषय में तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज हम बात कर रहे थे डॉक्टर रूपम रंजन से और आपको बता दूं कि मैडम सोमनोलॉजिस्ट हैं, यानी निद्र रोग विशेषज्ञ हैं और नींद से संबंधित समस्याओं को ये हमेशा से देखती आई हैं और लगातार देख रही हैं और कार्यक्रम में ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। आप देखते रहिए डीडी बिहार। नमस्कार।